नमस्कार, झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं विनय कुमार। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड में अल्प वर्षा से उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति क्या है। इस पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है झारखंड के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक श्री प्रदीप यादव जी का। उनका हम स्वागत करते हैं। और मेरी दाईं तरफ हैं झारखंड सरकार की कृषि निदेशक निशा उरांव जी, तो इनका भी हम स्वागत करते हैं। और हम आज सवाल करते हैं। पहला सवाल, चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, झारखंड में अल्प वर्षा से उत्पन्न सुखाड़ की जो स्थिति है, इस मुद्दे पर आज विधानसभा में भोजनावकाश के बाद चर्चा हो रही थी, लेकिन भाजपा के सदस्यों ने इस चर्चा में भाग नहीं लिया। तो इसको आप किस रूप में प्रदीप जी देखते हैं? झारखंड में अनावृष्टि है और आंकड़ों में ना भी जाए तो हम इसे अपने अनुभव से बता सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार ने पहले चिंता जताई है, सरकार ने सहमति दी कि इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। यह निर्णय सरकार के सकारात्मक रूप को दिखाता है और फिर कार्य मंत्रणा में लाना, प्रतिपक्ष की सहमति के बाद फिर चर्चा में भाग न लेना, यह इतना ही है कि जो एक दो दिनों से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उनके विधायकों का जो थोड़ी छीछाल इधर है, उसे वो छिपाने के लिए ये हो हल्ला सामने रखा था, ना भाग लेने का उनका प्रयास था। इसलिए आपने देखा होगा कि विधानसभा में हमने उसकी इस उदासीनता पर, इस हो हल्ले पर शायर लुधियाने की एक कविता की 4 पंक्तियां कही। वो ये थी कि तुम्हें उदास सा पाता हूं कई दिन से, न जाने कौन सा सदमा उठा रहे हो तुम। वो शौकिया, वो तबस्सुम, वह कहे ना रहे, हर एक चीज हसरत से देखते हो तुम। छुपा छुपा कर हो हल्ले में अपनी बेचैनी, खुद अपने राज की तासीर बन गए हो तुम। यानी वो सारी चीजें इस हो हल्ले से अपना छुपाना चाहते थे। जो राज्य का ये महत्वपूर्ण मुद्दा, किसानों के हित में, झारखंडियों के हित में, इस पर ना भाग लेना। और ये सच है कि वो किसान के हितकारी है ही नहीं, किसानों की सोच है नहीं उनमें। वो कारपोरेट सोच रखने वाले लोगों, किसान की इस चर्चा में क्या भाग लेंगे, और आज ना भाग लेना यह प्रमाणित कर दिया है। और ख़ास करके जो विधानसभा चर्चा की जगह है, यहाँ चर्चा से समस्याओं का निदान निकलता है। हालांकि वो मांग कर रहे थे कि झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए, लेकिन ये चर्चा होने के बाद हो सकता है सरकार इस पर उत्तर देती, सरकार जवाब देती, लेकिन उसके बिना वो लोग बाइकआउट किए। तो इससे एक अलग आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में मैंने कहा वहाँ कि भाई अगर सरकार चर्चा से पीछे हटे तब तो सरकार पर यह कालिक जाती है, यह आरोप जाता है कि भाई आप चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते। आपने देखा होगा कि कई बार कई गंभीर विषयों पर भारत देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, चर्चा से पीछे हटी। लोग कई दिनों तक सदन को चलने नहीं दिया। यह सदन चर्चा के लिए है ही, डायलॉग्स के लिए है कि भाई आपस में संवाद के माध्यम से हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के विषयों को लेकर के सदन में आते हैं और वो विषय कितना बेहतर तरीके से जनता की बात को कह सकते हैं, उनके दर्द को बयां कर सकते हैं, ताकि सरकार के कानों तक पहुंचे, सरकार के दिलों को छू सके, ताकि सरकार उस दिशा में अपने निर्णय को ले सके, अपने कदम को बढ़ा सके, सरकार को हम अपनी बातों से मजबूर कर सके। जो चीज़ें अनछुई हुई है, जो चीज़ें अनटच्ड है उनके सामने, वो उनके पदाधिकारियों, उनकी पूरी सरकार के सामने जा सके। इसलिए यह सदन है। हमें लगता है कि एक बड़ी चूक है आज विपक्षियों का इस बड़ी चर्चा में भाग न लेने का, और हमें लगता है कि इसका मूल्यांकन राज्य के किसान जरूर करेंगे। भविष्य में भी इसका मूल्यांकन होगा कि क्यों इस तरह के महत्वपूर्ण चीज़ों पर, जब सबसे बड़ी पंचायत है राज्य की और उस पंचायत में इसकी चर्चा न हो, तो ये बड़ी तकलीफ देह बात भी है। हम निशा जी आपसे जानना चाहते हैं, राज्य में सुखाड़ की क्या स्थिति है? जी, राज्य में विभाग द्वारा राज्य के क्रॉप कवरेज, जो आच्छादन का जो एरिया है, साथ में बारिश का जो डेटा है, वो नियमित रूप से हम लोग इकट्ठा करते हैं वो डेटा को। और जून महीने में और जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में जो बारिश के जो डेटा हैं
उससे यह सामने आया कि वर्षा झारखंड में 49% डेफिसिट में है आज। कुल मिलाकर 8 जिलों में 60% से ज़्यादा डेफिसिट है, बहुत हैवी डेफिसिट है वर्षा की। और शेष केवल 2 जिले हैं, चाईबासा और जमशेदपुर। केवल इन 2 जिलों में सामान्य वर्षा आप कह सकते हैं, मतलब जहां सामान्य डेफिसिट है 19% तक का डेफिसिट है। तो कुल मिलाकर राज्य में आज जो स्थिति बनी हुई है, वर्षा बहुत कम हुई है। पिछले वर्षों भी जब सुखाड़ की स्थिति हुई थी तो इतनी कम वर्षा नहीं हुई थी। इस वजह से जो क्रॉप कवरेज का एरिया है हमारा, वो काफ़ी कम हो गया है। पैडी मात्र 15% ही लगभग क्रॉप कवरेज हो सका है, और जो कंप्लीट फूड ग्रेन है उसका जो आच्छादन का एरिया है वो लगभग 24% ही हम लोग कवर कर पाए हैं। तो इस प्रकार से जो स्थिति अभी बनी है सुखाड़ की तरफ, हम लोग सुखाड़ की दिशा में ही झारखंड राज्य जो है जा रहा है। प्रदीप जी, चूँकि आप बहुत ही अनुभवी विधायक हैं और झारखंड निर्माण के पहले से ही विधायक हैं, और फिर जब झारखंड निर्माण हुआ तब से विधायक और सांसद रहे, तो ज़मीनी स्तर पर चूँकि आप घूमते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है सुखाड़ की स्थिति? कि झारखंड बनने का लगभग 22 वर्ष पूरा होने को है, और इन 22 वर्षों को यदि आप गौर करें, पिछले पन्नों को पलटें, तो आपको लगेगा कि जितनी बुरी हालात आज की तारीख में है, आज के दिनों में है, इतनी बुरी हालात 22 वर्षों में कभी देखने को नहीं मिला। पिछले समय जो सुखाड़ कई बार सामने आया, उसमें यह था कि भाई अगर धान की खेती ना हो पाई तो मकई सामने आ जाता था, मक्का सामने आ जाता था, मक्का की बुआई हो जाती थी और कुछ न कुछ मक्का फसल सामने आ जाता था। अभी कृषि निदेशक इन्होंने भी इस बात को हम सबों के सामने रखा कि भाई आज हमारी रोपाई भी नहीं हुई है और बुआई भी नहीं हुई है, दोनों चीज़ें। और सच भी यही है कि मकई जो कम वर्षा में भी हो सकता था, वो अभी यह जो 15 जून से 15 जुलाई जिसमें मकई दिया जा सकता था खेतों में, उस समय वर्षापात बेहद कम हुआ, जिस कारण मकई की बुआई नहीं हुई। और आज केवल रोपाई की बात नहीं है, धान रोपने की बात नहीं है, बात यह कि जो बीजड़े हैं हमारे धान के वो भी सूख गया है। और आज वर्षा हो भी जाएगा, आंकड़े आ भी जाएंगे वर्षा के, तो भी किसान उन बीजड़ों से अपने बीज को अलग करके खेतों तक नहीं पहुंचा पाएगा। और इस बार की परिस्थिति बेहद भिन्न है, इसलिए सरकार को केवल इतना से संतोष नहीं करना पड़ेगा। सरकार को अब जो क्रॉप कटिंग के आधार पर जो आकलन करती थी, उससे कुछ इतर करना होगा इनको कि भाई हमारे खेत खाली पड़े हैं, हमारे खेत में कितनी उपज होती थी, पिछले 3 सालों के औसत खेती के उपज को लेकर के सरकार को सीधे मुआवजा देने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ये मेरा सरकार से आग्रह होगा। अब क्रॉप आगे रोपाई होगा, क्या धान की रोपाई होगी, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए सरकार को। और ये संभव नहीं है कि 15 अगस्त महीने की रोपाई, 15 अगस्त के बाद की रोपाई की तो हम लोग के यहाँ कहावत है कि 15 अगस्त के बाद जो बोए धान 13 खखरी 3 धान, यानी 16 में से 13 आपका धान बेकार जाएगा, 3 केवल धान आएगा अगर 15 अगस्त के बाद आप खेत में धान रोपनी करते हैं तो ऐसी हालात में अब रोपने का, इन चीज़ों को बारे में सरकार को नहीं सोचना चाहिए, कैसे हम किसानों को राहत पहुंचाएं, ये चीज़ें अब सोचने की है। हमें लगता है कि उस दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए और ये आंकड़े, अब इन आंकड़ों के पन्नों को बंद कर देना चाहिए, सीधे जो हकीकत है उस हकीकत की ओर जाना चाहिए। अभी तक रोपाई का क्या डाटा है? जी, रोपाई में जैसा मैंने अभी चर्चा की, पैडी का मात्र 15% ही, पैडी का हमारा लक्ष्य है लगभग 18 लाख हेक्टेयर जी। तो 18 लाख हेक्टेयर में लगभग हम लोग 3 लाख हेक्टेयर ही रोपाई कर पाए हैं, जो कि लगभग 15 से 16% ही है। और टोटल फूड ग्रेन अगर हम देखें तो लगभग 28 लाख हेक्टेयर का हमारा टारगेट है, जिसमें से हम लगभग 7 लाख हेक्टेयर में ही रोपनी कर पाए हैं। तो अभी स्थिति जो है बहुत ही सुखाड़ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और जैसा माननीय विधायक सर ने अभी जैसे चर्चा की कि बिछड़े जहाँ पे हैं वो बिछड़े सूख रहे हैं,
और वर्षा चूंकि जून महीने में भी कम हुई थी, तो जो वैकल्पिक जो फसल होते थे जैसे मक्का इत्यादि, जिनको जो कम पानी में भी अच्छा जिनकी बुआई हो सकती है, फिर भी मक्का में भी पिछले वर्षों के अनुपात इस साल कम बुआई हुई है। मतलब मक्का में भी हम लोग लगभग 2 लाख हेक्टेयर ही हम लोग कवर कर पाए हैं, जहाँ की हमारा टारगेट लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर है। तो लगभग 50% ही हम मक्का की भी बुआई कर पाए हैं। तो ये हमारे फसल की अद्यतन स्थिति यही है। और इसके लिए जो सरकार ने, जैसा माननीय विधायक कह रहे थे कि रिलीफ पैकेज तो किसानों को सरकार का निर्णय होगा, पॉलिसी डिसीजन होगा कि कितना रिलीफ पैकेज किसानों को दिया जाए, लेकिन साथ में फूड ग्रेन शॉर्टेज ना हो, इसके लिए भी विभाग को एक वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी होगी कि किस प्रकार की फसल की ओर अब जो वैकल्पिक तौर पे किसान बुआई करें, किस विधि से बुआई करें, और उन्हें किस तरह का हम सहयोग दे पाएँ कि हमारा फूड ग्रेन्स, जो कंप्लीट फूड ग्रेन्स का जो हमारा प्रोडक्शन है, उसमें कुछ हद तक हम भरपाई कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो कृषि विभाग का जो फोकस है वो इसी के ऊपर है, वैकल्पिक व्यवस्था उसके ऊपर है। और साथ में जैसा माननीय विधायक सर कह रहे थे, बाकी जो रिलीफ पैकेज जो दिया जाएगा वो सरकार का निर्णय होगा। प्रदीप जी, हम आपका क्या सुझाव है? और क्योंकि आप सुझाव ये है, मैडम ठीक ही बता रही है कि भाई कृषि विभाग वैकल्पिक फसल पर विचार कर रही है और करना भी चाहिए, और उस प्रयास को थोड़ा तेज करना चाहिए, केवल कागज के पन्नों तक नहीं, उसे धरातल पर ले जाना चाहिए। ये मेरा विभाग से आग्रह होगा कि आपका कदम धरातल पर बढ़े, कागज के पन्नों तक ना सिमटे। लेकिन जो हमने हाल के दिनों में जो क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न जगहों पर जाने का मौका मिला, फिर अखबारों के माध्यम से जो झारखंड सरकार के राज्य फसल राहत योजना की इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है कि इससे हम किसानों को राहत देंगे, हमें लगता है कि वो इतना डिफिकल्ट टास्क है कि आम किसान इस राहत का लाभ नहीं ले पाएगा। इसलिए कि मेरे पास उस एडवर्टीजमेंट की कापी है और उसके पन्नों को देखें तो यह इनके विभाग से ही जुड़ा हुआ है, सहकारिता विभाग इसे चलाती है, कृषि का ही पार्ट है। तो उसमें जो विषय है कि भाई किस प्रकार से किसान राहत ले सकते हैं, तो ये इसमें कई चीज़ें ऐसी है कि भाई क्रॉप आफ्टर क्रॉप कटिंग तब ये राहत मिलता है कि भाई 30% से 50% अगर फसल की क्षति हुई तो 3,000 रुपया पर एकड़ मिलेगा, 50% से अधिक हुई तो 4,000 रुपया पर एकड़ मिलेगा, और उससे अधिक हो गया तो 6,000 रुपया, ऐसे कुछ है, और मात्र 6 एकड़ तक आपको इसके मिलेगा। लेकिन इसके अप्लाई के जो सिस्टम है, हम आवेदन देने के जो सिस्टम है, उनकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम किसान, आदिवासी, गांव का अनपढ़ किसान, जो गांव का निरी जो साक्षर भी नहीं है, उसके लिए बड़ी कठिनाई है। सरकार के उसके लिए भी प्लान करना होगा कि जिस तरह से अभी सरकार आपके द्वार चलाई थी, सरकार ने विभाग को, सरकार को उस प्रकार के अपने अधिकारियों को गांव-गांव में लगाना होगा और उनसे आवेदन लेना होगा, और सच में तभी उन्हें हम राहत दे पाएंगे। एक तो पहला ये, दूसरा कि सरकार क्या घोषणा करती है। हमें लगता है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने आज अपना सकारात्मक रूप विधानसभा में और कई सभाओं में मेरे साथ उनके भाषण को सुनने का मौका मिला है, तो मुख्यमंत्री की भी सोच सकारात्मक है जैसा मैंने सुना हूँ। तो हमें लगता है कुछ न कुछ राहत नई घोषणा भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह प्रयास करना है, जो केवल कृषि विभाग का नहीं, पूरी सरकार को यह व्यवस्था देखनी है कि हमारे यहाँ इन 22 सालों में मैं भी इतने पैसे खर्च करके, मेरे पास एक डाटा है, मैं उस डाटा को ज़रूर प्रस्तुत करना चाहूँगा। वो डाटा ये है कि भाई सिंचाई में हमने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं, और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि खास करके जो हमारे मेजर स्कीम है, उस मेजर स्कीम में इन 20 वर्षों में हमने कुल 11,473 करोड़ रुपए खर्च किए, 11,473 करोड़, और माइनर में हमने 2,689 करोड़ खर्च किए। इतने खर्च के बावजूद भी सरकारी आंकड़े जो बताते हैं
कि हम 27% खेतों को सिंचित बना पाए। ये सरकारी आंकड़े जी। हैं, हकीकत कुछ और कम है। जी। हकीकत अगर आप कहेंगे तो हम 15% खेतों तक को ही सिंचित कर पाए हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन इसके बाद आज जो हमें करनी चाहिए, आज उसके उलट करनी चाहिए। आज माइनर इरिगेशन को हमें बढ़ावा दे करके छोटे छोटे तालाब, आहार, बांध, छोटी छोटे डांड, जिसे कि छोटी प्राकृतिक नेचुरल नहर कुछ कि भाई नदियों से निकलने वाली सीधे खेतों तक पानी पहुंचाती है, उन चीज़ों को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। ताकि एक तो काम भी होगा और ये जो सुखाड़ की मार बार बार झेलता है किसान, इससे लोगों को थोड़ी राहत होगी अगर उनके ये पानी के साधन सिंचित उनके खेत हो जाए तो। एक तो पहली व्यवस्था, और दूसरी व्यवस्था कि मिट्टी के काम जो 15 जून के बाद सरकार रोक लगा देती है पूरे, क्योंकि पानी के कारण मिट्टी के काम हो नहीं सकते, तो उस रोक को हटाना होगा। क्योंकि अब बहुत जगह संथालपना के तो कई जिले जो अभी कृषि निदेशक महोदया चर्चा कर रही थी, आप देखेंगे कई जिले जहाँ की मात्र 40% से भी कम वर्षापात है, वो भी इन टोटलिटी को जोड़ करके, वहाँ तो बिल्कुल आज धूल उड़ रहा है जैसे गोड्डा। आप आज जाएंगे तो वहाँ आपको धूल उड़ता नजर आएगा, लगेगा कि गर्मी का मौसम है, आपको बरसात का मौसम भी नहीं दिखेगा। कहानी ये है। तो वैसे जिलों को चिन्हित करके तुरंत काम शुरू करना चाहिए, वरना पलायन बड़ी जोर होगा मजदूरों का, छोटे छोटे किसानों का, महिलाओं का, बच्चों का। ये कठिन समस्या सामने आने वाली है, उनको हम कैसे रोजगार दे सके, तो इन कामों को हमें प्रारंभ करना होगा। और तीसरा जो मेरा आग्रह होगा कि अभी से खास करके व्यक्ति तो भूखे मरेगा नहीं, उसके लिए तो कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है पशु के चारा का, क्योंकि मूल चारा हमारा धान पैडी से होने वाला जो नरवा होता था, उसके जो उससे हम करते थे उसका मूल चारा। अब अगर धान की खेती ना हुई तो फिर उसके चारा मेरे पास कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। जैसे हम जैसे लोग, हमारी 100 गायें हैं, अपने खटाल है, हम लोग आज चिंता ये जता रहे कि भाई आखिर इस साल भर अपनी गायों को खिलाएंगे क्या। आज तो वो पुआल हमें मिल नहीं रहा, जिसे नरवा कहते हैं, पुआल कहते हैं। आप धान की खेती से ही वो हमें प्राप्त होता था, अब धान की खेती बिल्कुल शून्य हो गई है। तो भाई पशु चारा के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, और अभी से अगर उसका प्लान ना कर पाए तो फिर बड़ी मुश्किल होगा। और तीसरा, सबसे इनके विभाग से जुड़ा हुआ केवल नहीं है कृषि से, लेकिन कृषि विभाग को यह अंदेशा होना चाहिए और ये वार्निंग भी देना चाहिए। हमने एक अखबार में पढ़ा था, फिर मुख्यमंत्री जी से बातचीत के क्रम में भी बात आई है कि भाई पानी का सतह बड़ी जोर नीचे भाग रहा है, वर्षापात न होने के कारण काफी जोर। कई जिलों में तो वार्निंग दे चुका है कि हमारी सतह इतना नीचे चला गया। तो भाई फिर से पानी की जो विकट समस्या उत्पन्न होने वाली है, जिसका हाहाकार मचने वाला है, गर्मी के दिन आते आते तो बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसने लगेगा। तो अभी से अगर उसके उपाय ना करें तो फिर आग लगने के समय केवल हम व्यवस्था करना चाहेंगे, आग लगने किसी घर में आग लग जाए और उस समय अगर कुआं खोदे तो वो संभव हो नहीं सकता। तो अभी से इसकी व्यवस्था हमें करनी होगी। और तीसरा, जो किसानों के मन में भय है कि भाई हम आज केसीसी लोन पर सरकार जोर दे रही है, आखिर केसीसी लोन तो खेती के लिए ही दी जाती है, हम खेती कर नहीं पाएंगे, फिर हमें ऋण लगेगा। सरकार को एक प्लान ये सामने लाना चाहिए इस बार कि इस बार का ऋण बिना सूद का आपको दिया जाता है, ताकि अपने खेतों को किसी ने वैकल्पिक व्यवस्था में अपनी खेती करे। ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो थोड़ा राहत लोग महसूस करेगा। और चौथा कि लोग अपना पटवन आज अगर सिंचाई करता है तो अपना पंप सेट से कर रहा है। अब इतना महंगा डीजल है, 100 रुपये लगभग डीजल छू गया है। ऐसे में से किसानों को डीजल पर रिबेट देना चाहिए, ताकि अपने पंप सेट के माध्यम से भी जो छोटी मोटी वो खेती करता है उनको राहत मिल सके। अगर ये थोड़े बहुत प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि लोग थोड़ा राहत मिलेगा, थोड़ा ही सही, लेकिन डूबते को तीन का भी सहारा एक मजबूत सहारा बनता है, ये सहारा हम दे पाएंगे। निशा जी, मुख्यमंत्री भी काफ़ी संवेदनशील हैं और झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, किसानों के लिए बहुत तत्पर रहती है। कृषि ऋण जैसे माफ़ी जैसी योजना इस सरकार ने चलाई है। तो
आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी विधानसभा में कहा कि हम किसानों मजदूरों के प्रति संवेदनशील हैं, हम उनकी चिंता से अवगत हैं, हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रहे हैं, पेंशन योजना चला रहे हैं और अर्थव्यवस्था जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसको मजबूत करने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। तो आप तो तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती हैं, झारखंड की माटी से जुड़ी, तो किसानों को सुखाड़ से निपटने के लिए क्या क्या वैकल्पिक व्यवस्था आप कर रही हैं? जी, वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी हमने जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही शुरू कर दी थी जी। सबसे पहले तो जब ये संकेत मिला कि हम लोग सुखाड़ की स्थिति बन गई है झारखंड राज्य में, तभी सबसे पहला जो कदम उठाया गया विभाग के द्वारा कि जितने भी लंबी अवधि के धान के फसल हैं, लंबी अवधि वाले, उनके बिक्री पे तुरंत रोक लगाई गई, क्योंकि वो निश्चित तौर पे यदि बुआई होगी तो वो फेल करेंगे। दूसरी तरफ जो साइंटिस्ट जितने वैज्ञानिक हैं केवीके के और बीएयू, उनसे परामर्श किया गया, उनके साथ मीटिंग वगैरह की गई और उन्होंने जो सुझाव दिया हमें कि जो सूखा प्रतिरोधी और कम अवधि वाले जितने फसल होते हैं उनके अलग अलग प्रभेद का हमें सुझाव दिया गया। जैसे धान के मैं प्रभेद आपको बताऊंगी कि वंदना है, बिरसा विकास धान, सहभागी, आईरस 64 डीआरटी, इस तरह के कुछ ऐसे प्रभेद हैं जो कि कम अवधि में होते हैं, सूखा प्रतिरोधी हैं और ये अभी सफल हो जाएंगे। तो और इनकी बुआई हम 15 अगस्त तक कर सकते हैं। तो इन प्रभेदों का भी हम लोगों ने जिलों से उनसे डिमांड लिया और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया है। लगभग 4000 क्विंटल सहभागी का आईरस 64 का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है। मैं अलग से ये भी बताना चाहूँगी कि इस साल लगभग 1 लाख से ऊपर किसानों को जो बीज बांटे गए हैं, 1 लाख से ऊपर किसानों को लगभग 30,000 क्विंटल लगभग हम लोग बीज ऑलरेडी बांट चुके हैं, जिसमें से 4,000 अतिरिक्त हमने सूखा प्रतिरोधी धान फसल को बांटा है। इसके अलावा जैसा मैंने अभी शुरू में चर्चा की थी कि 18 लाख हेक्टेयर में लगभग धान फसल की बुआई का टारगेट हमारे पास होता है, लेकिन आज की जो स्थिति बनी हुई है, आज लगभग 2,90,000 हम कह सकते हैं कि बुआई हुई है और अगर थोड़ी सी वर्षा सामान्य हुई तो हम इसको 31 अगस्त तक लेकर चल सकते हैं कि लगभग 8 से 9 लाख हेक्टेयर हम लोग बुआई कर पाएंगे पैडी की। फिर भी हमारे लगभग 10 लाख हेक्टेयर बच जाते हैं, जिसमें से अधिकांश आपके अपलैंड होंगे, मिडिल लैंड होंगे, जिसको हम डोन 3 डोन 2 कहते हैं। तो अब इन जो एरिया, जो हमारा लेफ्ट ओवर एरिया है जहाँ पे हम धान की बुवाई नहीं कर सकेंगे, इन एरिया में जो वैकल्पिक फसल हैं, जैसे आपके मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, नाइजर, तुरई, कुल्थी, इन सब का जो खास प्रभेद जो कि कम पानी में हो सकते हैं, वैसे प्रभेद को चुना गया है और उसका डिमांड भी हमने कृषि विभाग ने जिलों से इकट्ठा कर लिया है। तो हर जिला का डिमांड इन फसलों का हमने ले लिया है और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि इन अलग अलग फसल के अलग अलग प्रभेद जो सूखा प्रतिरोधी प्रभेद हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम शीघ्र शुरू कर सकें। हमें जैसा कि जो बीज नीति है झारखंड की, उस बीज नीति के अनुसार हम एनएससी और एनसीसीएफ इस तरह की सरकारी कंपनी से ही बीज खरीद सकते हैं। तो उनसे भी हमारा जो है समन्वय हम लोग स्थापित करके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी समन्वय स्थापित करके कितने बीज वो हम लोग को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें, इसकी तैयारी भी हम लोगों ने सघन तरीके से इसकी शुरुआत कर दी है। तो आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर जिलों में ये जो खास प्रभेद हैं अलग वैकल्पिक फसलों के, ये खास प्रभेद के बीज पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इन सब की बुवाई हम सितंबर माह तक कर सकते हैं। जो थोड़े बहुत भी अगर सामान्य वर्षा ना भी हो, कम वर्षा ही हो, फिर भी ये सफल हो जाएंगे। ये सारे जो फसल हैं इनका जो रोपनी है सफल माना जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों को वैज्ञानिकों ने सलाह दिया कि आप आगत रबी की तरफ बढ़ें। जी, तो आगत रबी की भी हमने डिमांड कलेक्ट करना शुरू कर दिया है और उसमें भी जो बीज प्रभेद हमें जो वैज्ञानिकों के परामर्श द्वारा जो हमें बताया गया है, उन्हीं प्रभेदों पर हम फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि इससे काफ़ी कुछ हद तक किसानों को राहत मिलेगी, कुछ हद तक हम लोग फूड ग्रेन शॉर्टेज को कवर अप कर पाएंगे।
साथ में क्योंकि किसानों के लिए भी ये जानकारी नहीं है, कई किसान जो हैं वो पारंपरिक पद्धति और पारंपरिक तरीके से ही खेती करना जानते हैं, तो इसीलिए पूरे राज्य भर में विशेष तौर से पंचायत वर्ग कृषक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और इसका आप देखे होंगे जगह जगह में मीडिया कवरेज भी किया जा रहा है। इस कृषक गोष्ठी में जो ये खास प्रकार के प्रभेद हैं जो कि विभाग से भी उपलब्ध कराया जाएगा सब्सिडी में, और जो हम लोग लोकली भी जितना हम खरीद सकते हैं केवीके और अन्य संस्थानों से, उनसे भी हम खरीदेंगे। इन प्रभेदों की जानकारी दी जा रही है। साथ में कुछ खास तकनीक हैं जो सूखा प्रतिरोधी तकनीक माने जाते हैं, जैसे DSR तकनीक या जीरो टेल ड्रिल। इस तरह की तकनीक की जानकारी किसानों को विशेष कृषक गोष्ठी में दी जा रही है। तो इस तरह के हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में जैसा माननीय विधायक सर ने कहा, जो रिलीफ पैकेज है वो सरकार तय करेगी और उससे भी बहुत राहत किसानों को मिलेगी। सिंचाई व्यवस्था में जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ भी माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में पिछले 5 दिन पहले लगभग एक बैठक हुई थी, जिसमें यह भी चर्चा हुई थी कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ साथ हम लोगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। जैसा माननीय विधायक सर कह रहे थे कि सिंचाई की व्यवस्था और दुरुस्त हो राज्य में, ताकि किसान केवल मॉनसून पे आधारित जो हम रहते हैं, मॉनसून अगर विफल होने लगता है तो इतना नुकसान हो जाता है राज्य में, तो ऐसी स्थिति बार बार हर वर्ष न बनने पाए। इसके लिए सिंचाई की सुविधा भी थोड़ा थोड़े हम लोग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उस पे भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे भी काम शुरू हो गया है। एक और समस्या जिसकी तरफ प्रदीप जी ने ध्यान आकृष्ट कराया है कि पशुओं का चारा का, तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी सरकार को या आपके विभाग को या पशुपालन विभाग जो भी इसमें है कोऑर्डिनेट करके इसके लिए कुछ पहल करनी चाहिए। जी, पशुओं के चारा के लिए जैसा धान फसल तो फिलहाल हमारा आच्छादन उसका बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बदले जो वैकल्पिक फसलों की जो व्यवस्था की जा रही है, जैसे अरहर हो गया, मक्का हो गया, जावर हो गया, तो इस फसलों से भी पशु का चारा जो है बन सकता है। तो इस पे भी चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ने पे अगर चारा मंगाना पड़े बाहर से, तो उस पे भी चर्चा की गई है। उस पे भी एक प्लानिंग जो है पशुपालन निदेशालय द्वारा इस पे भी प्लानिंग की जा रही है। सरकार की एक जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, नहीं, पशु चारा में अगर मक्का के से भी पशु का चारा हो नहीं सकता, वो तत्कालीन व्यवस्था है, उसको हम ढेर दिनों तक स्टोरेज करके रख नहीं सकते। ये आपका हो नहीं सकता है। उसके लिए आपको वैकल्पिक व्यवस्था करना होगा, इन चीजों को समझना होगा। वो कभी गया नहीं, वो किताबों की पढ़ाई से कह देगा। दरअसल इनका कहने का मतलब था तात्कालिक और आपका है कि लॉन्ग टर्म, जैसे पुआल वगैरह का, क्योंकि लॉन्ग टर्म 1 साल तक पुआल रहता है, 2 साल तक पुआल रहता है। गेहूं का भूसा वो थोड़ा लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, या गेहूं का भूसा आप कह रहे हो वो लंबा समय तक रह सकता है। तो इसके लिए मुझे लगता है सरकार को कोऑर्डिनेट करके, विभाग को कोऑर्डिनेट करके पहल करनी चाहिए। और एक योजना जो बहुत महत्वाकांक्षी मेरे ख्याल से हेमंत सरकार की है, ऋण माफी की योजना, क्या स्थिति है अभी? जी, ऋण माफी की योजना मैं यह बताना चाहूँगी कि जितने भी जब से योजना की शुरुआत हुई है तब से प्रतिदिन लगभग 700 किसान की ऋण माफ़ किए जा रहे हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन लगभग 2.91 करोड़ ऋण की माफ़ी की जा रही है। इस प्रकार अब तक हम लोगों ने लगभग 1576 करोड़ का ऋण माफ़ किया है, जो कि लगभग 3,94,000 किसानों का ऋण माफ़ हो चुका है। इस पक्ष में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बैंक द्वारा जो भी डेटा अपलोड किए जाते हैं, उसमें कई बार कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, जिसके कारण eKYC फेल हो जाता है। मैं इसकी प्रक्रिया बहुत ही संक्षेप में समझाना चाहूँगी। प्रक्रिया यूँ है कि पहले बैंक डेटा को अपलोड करता है, उसके बाद जो हमारे ATM BTM जिलावर हैं वो किसानों को प्रज्ञा केंद्र ले जाते हैं eKYC कराने के लिए। eKYC कराया जाता है प्रज्ञा केंद्र में, ताकि जो उनका आधार नंबर है वो उसी किसान का है कि नहीं, इसकी पुष्टि हो पाए। तो eKYC जब सफल होता है उसके बाद ही ऋण माफ़ी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। मैं यह भी बताना चाहूँगी कि जो सरकार का जो वर्तमान जो पॉलिसी है ऋण माफ़ी प्रक्रिया के लिए, वो एक परिवार से केवल एक ही किसान को ऋण माफ़ी दिया जाना है, जिस वजह से अगर एक ही परिवार के दूसरे या तीसरे सदस्य आ जाएंगे तो उनका eKYC भी फेल हो जाता है।
तो इस तरह से जो बैंक ने डेटा जो अपलोड किया है, लगभग 6 लाख किसानों का उन्होंने डेटा आज के दिन में अपलोड किया है, जिसमें से हम 4 लाख EKYC सफल तरीके से कर पाए हैं। बाकी का बार बार EKYC फेल हो रहा है क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि वो परिवार एक ही परिवार के दूसरे या तीसरे सदस्य होंगे, या उनके जो डेटा है IFSC कोड वगैरह होता है बैंक का, या नेम मिसमैच राशन कार्ड के साथ छोटी मोटी त्रुटियां रह जाती हैं, जिसके कारण जो है वो EKYC फेल हो जाता है या उसकी प्रक्रिया हम पूरी नहीं कर पाते हैं। हालांकि मैं यह कहना चाहूँगी कि आज जैसा मैंने अभी बताया कि प्रतिदिन औसत अगर 700 किसानों का ऋण माफ़ हो रहा है और 2.91 करोड़ का भी हम लोग प्रतिदिन अगर माफ़ कर रहे हैं, तो यह योजना ठीक प्रकार से फिलहाल तो चल रही है। और जहां जो कमी है उसको कमी को दूर करने का आप प्रयास करेंगे जो कि बेहतर से बेहतर लाभ किसानों को मिले, और खास करके जो हेमंत सरकार की अभिलाषा है कि किसानों को उसका उचित मूल्य मिले, उसको कीमत मिले, अनाज का कीमत मिले, किसानों का समृद्ध हो, किसान शक्तिशाली और मजबूत हो, उनका ऋण माफ हो, जो सरकार की खास करके इच्छा है, तो उस इच्छा शक्ति को आप पूरा करने में सहयोग करें। और प्रदीप जी से अंतिम हम कमेंट करें। अंतिम नहीं, ऋण माफी में मेरा इसलिए जोर है, तब फिर मैं अंतिम करूंगा। इसलिए कह रहा हूं कि आपने सुना कृषि निदेशक महोदया से कि 700 प्रतिदिन हम सब कर रहे हैं। यह रफ्तार तो कछुआ चाल से भी बेहद धीमा है, इसलिए कि लगभग 260 ब्लॉक है यहाँ। एक ब्लॉक में 2.5 किसान भी नहीं पड़ रहा है। सुनने में भले 700 एक दिन में लग गया, मैंने एक ब्लॉक में हम 2 किसान का माफ कर रहे हैं, तो भाई ये तो बेहद धीमा है। इसके लिए आपका कहना गति देने के कि भाई जिन किसानों का 1.5 साल पहले माफ हुआ और जिस किसान का आज माफी होगा, अगर हम 50,000 हमारी माफी होती तो अब तो हमको उतना सूद बढ़ते जा रहा है। इसलिए विभाग को यह चाहिए, मेरा आग्रह होगा पूरी विभाग से, पूरे सरकार से, कि भाई इसको तेज करें। जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं, ये त्रुटियां एक दिन में दूर हो सकती है। भाई उसके लिए विभाग को अतिरिक्त शक्ति लगाना पड़े तो लगाए, अतिरिक्त एनर्जी खर्च करना पड़े तो करे। और जो मंशा है सरकार की कि हम किसानों को राहत दें, 9 लाख किसानों को राहत देंगे, इस योजना को भाई आप रेगुलर चलाते ठीक है, लेकिन एक साथ आपको लाभ देना होगा, तब लोगों को लगेगा कि हमको लाभ मिला। वरना 1.5 साल बाद, फिर 2 साल बाद कुछ लोगों को लाभ मिलेगा। दरअसल मुझे लगता है कि कुछ कर्मचारियों की भी काफी कमी है विभाग में, तो उसके कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और आपका बहुत ही अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस पर विभाग अमल करेगा और किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा। अंतिम कमेंट आपसे चाहते हैं, और आपका कोई सुझाव हो जो कि सुखाड़ से निपटा जाए, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष सरकार का अंग होता है, लेकिन आज जिस तरह से विपक्ष ने प्रदर्शन किया और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा से बाइकआउट करने का काम किया, तो एक अलग तस्वीर चली गई मैंने राज्य भर में। तो अब सरकार के ऊपर है कि इस मुद्दे को किस तरह से निपटती है। अच्छा होता कि अगर विपक्ष भी सुझाव देती और अपने सुझाव से सरकार उसको ग्रहण करती और फिर तब सरकार निर्णय लेती, लेकिन अब तो एक तरफा निर्णय सरकार को लेना होगा। आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार की मंशा पर कहीं शक और शुबा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने खुद अपनी गंभीरता दिखाई है, पूरी सरकार ने गंभीरता दिखाई है। मुझे विश्वास है कि जनता की आकांक्षाओं पर, जनता की ज़रूरतों पर, और जो यह एक तो कोरोना का मार और दूसरा फिर से सुखाड़ का मार, अकाल का मार, हमें लगता है कि जिस तरह से कोरोना से बड़ी शक्ति से पूरी ऊर्जा के साथ पूरे देश में यह झारखंड की सरकार, पूरी झारखंड अव्वल आया था चीज़ों को ठीक ठाक करने में, उस मार को सहने में, हमें लगता है कि इस अकाल से भी यह सरकार जूझ पाएगी, किसानों को राहत दे पाएगी और उस दिशा में और बेहतर कर पाएगी। मेरा ऐसा मानना है। हमें लगता है कि सरकार चीज़ों को गौर कर रही है। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बात को जोर दे के कहते हैं और जोर दे के कहेंगे, ताकि सरकार के कानों में थोड़ी हड़बड़ाहट हो, कामों में उनके कदम तेजी से बढ़े। और हम ये सहयोग के लिए कहते हैं और इसे सरकार सकारात्मक रूप में लेगी। और प्रदीप जी किसानों की समस्या के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और इसीलिए किसानों की समस्याओं को लगातार उठाते रहते हैं। सुखाड़ की स्थिति है, सुखाड़ से
जनता को कैसे, किसानों को कैसे राहत मिले, आम लोगों को कैसे राहत मिले, इसके लिए इन्होंने कई सुझाव दिए और निशा जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया और सरकार क्या करने जा रही है इसको विस्तार से इन्होंने बताया। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। हम यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।